नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। आज वही दिन है जिसके लिए राजनीतिक गलियारों में इतने दिनों से झगड़ा, विवाद और सवाल जवाब चल रहे थे, यानी एसआईआर प्रक्रिया का आज वो दिन है जो खत्म हो चुका है। इसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा तो कर ही रहा था, लेकिन जेडीयू से यानी कि सत्ता पक्ष से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर विवाद जताया, जिन्होंने इस पर सवाल किया और जेडीयू में इसकी वजह से फूट पड़ सकती है क्या। आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। दो ऐसे नाम है, एक गिरधारी यादव और दूसरा डॉक्टर संजीव। इन दोनों ने एसआईआर को लेकर ठीक खत्म होने से पहले सवाल उठा दिया कि ये गलत है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही कि ये गलत है। इससे क्या समझ में आता है और इसका राजनीतिक क्या होने वाला है? देखिए, ये जो दो नाम हैं, ये दो नाम सीधे तौर पर कुछ उसी तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं जो विपक्ष वाले कर रहे हैं और एंटेगोनिस्टिक इस पूरी प्रक्रिया के वो हैं, खड़े हैं विरोध में। और उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग को कुछ समझ में नहीं आता है, बिहार की जो अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको बिना समझे हुए इस प्रक्रिया को लागू कर दिया गया। और सांसद गिरधारी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम महागठबंधन से एनडीए में आए थे, हम एनडीए से महागठबंधन में भी जा सकते हैं। उनका ये कहना है कि ये जो प्रक्रिया है ये बिहार की जो मूलभूत मुश्किलें हैं उसको ध्यान में नहीं रखता है। जैसे अभी ये जो मौका है ये बाढ़ बारिश का मौका है, इसके अलावा मुझ जैसे आदमी को ही 10 दिन लग गए पेपर्स प्राप्त करने में, तो सामान्य आदमी कहाँ से करेगा। ये तमाम ऐसी बातें थी जो कि उम्मीद नहीं की जा रही थी कि कोई सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसा कहेगा। और इसने एक ऐसे विवाद को जन्म दे दिया जिसे संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि संसद का सत्र और बिहार विधानसभा का जो सत्र था ये दोनों एक साथ चल रहे थे और दोनों जगहों पर एसआईआर, गहन मतदाता पुनरीक्षण, यही मुद्दा चल रहा था। तो जाहिर है कि ये एक फॉल्स पोजीशन लेकर के आता है और उन्हें बाकायदा फिर एक शो कॉज नोटिस भी दी गई और पूछा गया कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, जबकि ये सवाल तो ऐसा है जो निर्णित है, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आपने क्यों ऐसा कर दिया। अभी सब कुछ ख़त्म ही होता उसी बीच परबत्ता असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से डॉक्टर संजीव, उन्होंने भी एमएलए हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी सवाल कर दिया। अब उनका जो सवाल है और जो गिरधारी यादव का सवाल है, ये दोनों सवाल असहज जेडीयू को कर गए। लोग बाग विपक्ष की तरफ से खूब मज़े लेने लगे। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आपकी तरफ ही तो अब सवाल उठ रहे हैं, हम जो कह रहे हैं इसमें गलती क्या है, ये तो आपके ही तरफ से उठने लग गए सवाल। और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि जो एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, नीतीश कुमार सीट्स पर बैठे हुए हैं, ऐसा लगा जैसे कि उनकी जो अपनी पकड़ है वो थोड़ी इसमें कमज़ोर दिखी। और एक जो पॉलिसी के तौर पर एसआईआर का समर्थन दिल्ली से पटना तक करना था सत्ता पक्ष को, उसमें ऐसा लगा कि कोई झोल हो गया। अब ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो नई चीज़ सामने आई है और ऐसा लगने लगा है कि एसआईआर की अभी मेजर प्रक्रिया तो बाकी है। जब 1 अगस्त को वो लिस्ट आएगी और अगर उसमें मान लीजिए कुछ ऊंच नीच होता है तो क्या और भी लोग बैठे हैं जेडीयू में जो कि विरोध के स्वर लेकर बाहर आ जाएंगे, इस बात की आशंका बढ़ गई है। एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव, मतलब एसआईआर को लेकर संसद से लेकर विधानसभा तक जंग छिड़ी हुई थी। लगातार तेजस्वी इस पर विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया नहीं रुकी। देखिए, उसकी वजह असली तो ये है कि ये चुनाव आयोग के दायरे में आता है और चुनाव आयोग को ये लगता है, उसने जो हलफनामा दिया है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। उनका व्यक्तिगत तौर पर चुनाव आयुक्त का ये मांगना है कि क्या जो विदेशी हैं और जो मृत हैं उनके वोटर कार्ड कटने नहीं चाहिए, और जो विदेशी हैं और वो मृत हैं, जाहिर है कोई भी दल कहेगा कि कटने चाहिए, लेकिन उनका ये प्रश्न है कि अगर ये होना चाहिए तो हम गलत क्या कर रहे हैं। गलत ऐसे हो रहा है कि अभी तो आपने लोकसभा चुनाव कराया है, तो इस प्रश्न का जवाब तो दीजिए कि क्या ये जो विदेशी और जो मृत लोग हैं क्या उस चुनाव में वो वोटर थे, और अगर वो थे और अभी आप कह रहे हैं कि उनको हटाना ज़रूरी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो 60 लाख या 65 लाख वोट
वो जो इधर उधर होने वाले हैं, तो वो फर्जी वोटिंग तो नहीं हो गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान। ऐसे तमाम प्रश्न उठाए गए हैं और इन सब सवालों के जवाब चुनाव आयुक्त की तरफ से आया नहीं है। लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी प्रक्रिया के समर्थन में है। चुनाव आयोग अपने आप में एक स्वायत्त संस्था होती है और कोर्ट ने भी कोई रोक नहीं लगाई थी। कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख 28 को है, यानी कि 2 दिनों के बाद वहाँ तारीख लगी हुई है, लेकिन किसी ने रोक लगाया नहीं। लिहाजा विरोध होता रहा दिल्ली से पटना तक, जैसा कि आप बता रही हैं, पर ये प्रक्रिया विरोध के साथ साथ ही चलती रही। प्रक्रिया विशेष से दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुद्धिकरण तो होना ही चाहिए जहाँ तक सवाल है वोटर लिस्ट का, और कोई ऐसा जो कि उसमें रहने के काबिल नहीं है उसे तो हटाया जाना चाहिए, चाहे वो मृत हो गया हो, चाहे वो दूसरे देश का कोई नागरिक आ गया हो। लेकिन उसकी प्रक्रिया हो कैसे, कितने दिन में आपको करना है, क्या चुनाव के ठीक पहले करना है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी, जो बाहर रहते हैं उनका क्या होगा, ये तमाम प्रश्न रह गए और प्रक्रिया पूरी हो गई। जेडीयू में ये सब जानते हैं कि नीतीश कुमार अपने कंट्रोल में नहीं है, तो क्या एसआईआर के सवाल को लेकर पार्टी की गांठें खुलने लगी हैं? देखिए, ये एक बड़ा ही गहरा प्रश्न है जो आप कर रही हैं। जनता दल यूनाइटेड की जो स्थिति है वो आज की तारीख में अपने गठन से लेकर अब तक सबसे ख़राब दौर में चल रही है। देखिए, साल 2003 में उसका गठन हुआ और साल 2003 में जब गठन हुआ उसके तुरंत बाद साल 2005 में वो सत्ता में आ गई और तब से लेकर के आज तक वो सत्ता में ही है, बिहार की सत्ता में है और उसके सीट्स पर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, जो कि लगातार मुख्यमंत्री हैं। 2 मौके ऐसे आए हैं जब वो भारतीय जनता पार्टी के बगैर भी उन्होंने सरकार बनाई है आरजेडी के साथ, पर खुद चीफ मिनिस्टर वो लगातार रहे। उसमें देखा ये गया मुस्कान के हर दल में एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप डेवलप की जाती है और उन्हें ट्रेन किया जाता है कि इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी कोई तो स्टेप इन करेगा एक लीडरशिप के रोल में। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो ट्रेन होता है लीडरशिप, छोटी पार्टियां जो होती हैं उसमें परिवार के लोग होते हैं, जैसे तेजस्वी को ट्रेन करके लालू जी ने आगे किया, उसी प्रकार चिराग पासवान को उनके पिता ने आगे किया, अखिलेश यादव को उनके पिता ने आगे किया, इसी प्रकार आदित्य ठाकरे को उद्धव ठाकरे ने आगे किया, स्टालिन को उनके पिता करुणानिधि ने आगे किया। तो ये प्रक्रिया जो होती है रीजनल पार्टीज में दिखाया जाता है, क्योंकि रीजनल पार्टीज जो लीडरशिप होती है वो कैरिस्मा बेस्ड होती है। तो जो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होता है वो अपनी दम पे एक पार्टी बनाता है। जैसे लालू यादव एक कैरिस्मेटिक पार्टी एक नेता रहे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वो पार्टी अच्छी खासी चल गई। तो उस पार्टी की बागडोर अपने बाद किसको देनी है वो भी सोच करके लोग चलते हैं। आप जनता दल यूनाइटेड पे ध्यान दीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप आज अगर सेकंड लाइन की बात करेंगी तो कुछ नेता आपको जो सेकंड लाइन में दिखाई पड़ेंगे 5 साल पहले वो थे ही नहीं, या थे तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट रोल में थे। आज भी जो हैं वो नेता क्या वो सेकंड लाइन बनने के काबिल हैं या फिर उनके बाद नीतीश जी के? अब बाद का प्रश्न क्यों आता है? देखिए, भगवान उन्हें अच्छी सेहत दे, पर समस्या ये है कि नीतीश जी के आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके बोलने के तरीके से स्पष्ट है कि नीतीश जी ये वो नहीं है जिन नीतीश जी को आमतौर पर जनता जानती थी। तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ है और उम्र के साथ अगर चीज़ें व्यक्ति के साथ होती हैं तो ये बहुत सामान्य बात है भी। अगर मान लीजिए कि वो इश्यूज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, और मैं देख रहा हूं, देखिए जैसे पूरा एसआईआर बीत गया, आपने एक भी बयान नीतीश कुमार की तरफ से उस टॉपिक पर नहीं आया है। एसआईआर को लेकर कहीं जिक्र ही नहीं किया है उन्होंने। सोचिए कि कोई ऐसा हो सकता है क्या कि उसे डिफेंड करने, क्योंकि उनकी पार्टी डिफेंड कर रही है, तो वो सामने आते वो नहीं आए। हाल के दिनों में जब वो अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तब हाल के दिनों में जब पिछले 5 दिन लगातार जब डिबेट हो रहा था विधानसभा में पटना में, उस वक्त भी हम लोगों ने देखा कि वो मौजूद रहते थे सदन में, पर वो कुछ नहीं कह रहे, कुछ इससे जुड़ी हुई बातें नहीं कह रहे हैं। अगर कुछ कहने के लिए भी उठते हैं तो बस उनका रिकॉर्ड ऐसे जैसे लगता है फंस गया है कि पहले कुछ नहीं था यहाँ, महिलाएं निकलती नहीं वो थी। एक ही अगर कहा जाए तो वो एक ही राग अलापते रहते हैं और तेजस्वी के पुराने
चीजों को, उनकी पार्टी की पुरानी चीजों तुम को बहुत उजागर छोटे करते हो, रहते तुम हैं। जानते नहीं हो, छोटे हो, आपके पापा ने क्या किया, ये सारी चीजें वो बोलते तो ये रहते बातें जब वो कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कालखंड का एक हिस्सा, उसकी स्मृति उनके पास फंस बहुत गई है कहीं बहुत जाके। स्पष्ट है। हाँ। लेकिन इस तरफ की जो स्मृति है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो धुंधली सी हो गई है, उसका जिक्र ही नहीं है। हाँ। अब वो बाकी चीज़ें डॉक्टर बताएंगे, हम लोग कॉमन मैन है, हम लोगों को पता नहीं है, पर जो ऑब्जर्वेशन से दिखाई पड़ता है, द डॉक्टर्स वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू से ऑल दिस। तो हमें ये लगता है कि एक ऐसा पॉइंट है इस पार्टी के कालखंड में जब उसे एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो उनका हाथ पकड़े, उनका हाथ बटाए, और भले ही मानसिक रूप से नहीं लेकिन शारीरिक रूप से तो लालू यादव भी असक्त हो चुके हैं, और कि जिस तरह से तेजस्वी ने संभाला है, लालू यादव तो अकेले ऐसे संभाल नहीं सकते थे, तो उसी प्रकार नीतीश जी को भी एक हैंड होल्डिंग जिसे कहते हैं उसके लिए कोई ना कोई चाहिए था। अब वो उनका लड़का हो सकता है क्या, ये प्रश्न आ गया है सामने। हाँ। देखिए, उनके लड़के की उम्र है अभी अराउंड 50 ईयर्स। नाउ दिस इज नो एज टू जॉइन पॉलिटिक्स। आप किसी के पुत्र हो सकते हैं, पर आपके अंदर वो बात इस वक्त आ जाए, इट्स अ बिट टू लेट इन द डे, यू नो। और आपको एक नेचुरल स्वाभाविक तरीके से ट्रेन होते हुए आना चाहिए ऊपर, जब आपके पिता सक्षम हैं और आप छोटे छोटे पदों पर रह करके पार्टी के संगठन को हाँ समझते हुए आप ऊपर आइए। और उस बात को आप इसलिए सुनिश्चित करते हैं ताकि जो पार्टी कार्डर्स होता है वो आप में धीरे धीरे एक नेता देखने लगे। आपका किसी के प्रति धीरे धीरे विश्वास बनता है, और वो विश्वास बनने की प्रक्रिया होती है, उसमें टाइम लग जाता है। आप किसी को, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत अचानक से ये मेरा नेता है और हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार तो उनके कार्डर्स को भी ये अनुभव अभी तक नहीं है कि निशांत कैसे हैं, अचानक से वो आ जाएंगे और वो संभाल लेंगे, ऐसा लगता नहीं है। सवाल ये भी है कि वो आएंगे क्या, जब ऐसी कोई छवि ही अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं है। आ भी जाते हैं तो उनकी सफलता पर बहुत लोग को शक है। पर फिर आप कह सकती हैं कि बाकी के भी तो नेता हैं, जैसे कि संजय झा हैं, जैसे कि ललन सिंह हैं, जैसे कि विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं। तो अब इस बात को मान लीजिए कि लीडरशिप तभी शेप होती है मुस्कान, जब उसके बेस के ऊपर आप ध्यान दे करके उसका अगला नेता तैयार करें। ये जो पार्टी है ये बेसिकली इसेंशियली ईबीसीज की पार्टी है, अति पिछड़ा, यानी कि ओबीसी का वो हिस्सा जो कि यादव नॉन यादव जातियों से बना है, और ये करीब करीब 36% आबादी है। यादव सबसे डोमिनेंट ओबीसीज हैं, और उनके बाद जितनी भी जातियां हैं, और उनकी संख्या बहुत बड़ी है, उन जातियों का एक समूह बना जिसे ईबीसीज कहा गया, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, अति पिछड़ा, बार बार इसको बोला जाता। और अति पिछड़ा जिसकी 36% आबादी है, उसके नेता बने नीतीश कुमार। तो उनका अपना एक जो कंट्रीब्यूशन है कि ओबीसी के अंदर एक उन्होंने डिवीजन किया और विभक्त किया उसे, और एक अलग ईबीसी का ग्रुप तैयार किया। अब ये जो नेता जिसका नाम हम लोग ले रहे हैं संजय झा, वो तो आते नहीं है ईबीसी से, वो नेता कैसे स्वाभाविक तौर पे बन सकते हैं। ललन सिंह तो आते नहीं है ईबीसी से, तो वो कैसे बन सकते हैं। उनके अशोक चौधरी वो दलित समुदाय से आते हैं, वो भी ईबीसी वर्ग से नहीं आते हैं, वो नहीं बन सकते हैं। वो विजय चौधरी वो भी नहीं आते हैं। तो फिर कैसे हो सकता है कि वो उस पार्टी के नेता बन जाएं जो पार्टी दरअसल उस जाति वर्ग के वो है ही नहीं, और जिस जाति वर्ग को वो केटर करती है। तो ऐसे में ये जो नाम जो सबसे प्रभावशाली हैं आज की तारीख में, ये नाम में से कोई भी नाम जो है वो उपयुक्त रूप से क्वालिफाई करता ही नहीं है। तो ऐसे में आप देख रही हैं कि जब आप बगावत देखती हैं, जब आप डॉक्टर संजीव हों या गिरधारी यादव हों, तो ये जब बोलते हैं तो ये केवल एसआईआर पर नहीं बोल रहे हैं, ये दरअसल आपको भविष्य की तस्वीर दिखा रहे हैं कि नीतीश के कमज़ोर पड़ते ही क्या दशा दिशा पार्टी की होने जा रही है, और कैसे वो गांठें खुलने लगेंगी। जैसा कि आप कह रही हैं कि एक एक करके कोई एसआईआर के सवाल पर, कोई दूसरे सवाल पर, कोई तीसरे सवाल पर वो अपने आप को आज़ाद करेगा वो। और वहाँ पर देखिए बाकी के जो
दल हैं वो बड़े मजबूती से खड़े हो गए हैं। जैसे आरजेडी है, वो तेजस्वी के नेतृत्व में बहुत मजबूत है। वहाँ पर जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उसके पास लाइन ऑफ लीडरशिप है। मुख्यमंत्री का चेहरा भले ना हो, पर बहुत लंबी चौड़ी उसकी फहरिस्त है उसके पास। उसके बाद तीसरी पार्टी वो देखिए एलजेपी चिराग पासवान की है, मजबूत नेतृत्व है और वो एक नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। तो और पार्टियों में कोई संकट नहीं है। वहाँ पर जो वोट बैंक है, तो लोग ये कह रहे हैं कि इसका क्या होगा अगर ये वोट बैंक इस तरह से अगर सटीक नेतृत्व नहीं देते हैं नीतीश जी। तो बहुत तरह की बातें हो रही हैं कि नहीं पार्टी तो रहेगी ही, पार्टी तो चुनाव में जा रही है, सीटें जीत करके आएगी तो पार्टी कहाँ जा रही है। लेकिन अगर नेतृत्व इस तरह से हो जाए जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, तो फिर आप मानकर चलिए कि ये गिरधारी या डॉक्टर संजीव, इन सबों की जो बातें हैं ये केवल एसआईआर पर नहीं है, एक व्यापक तस्वीर बता रही हैं जो जेडीयू के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि नीतीश अगर सक्षम होते तो शायद ये नेता कभी नहीं बोलते। और उनकी असक्तता जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक सुलग रही है अंदर आग, और जेडीयू धीरे धीरे उस पर कमज़ोर होता चला जा रहा है। पर क्या ये चीज़ें नीतीश कुमार को खुद समझ नहीं आ रही है? मतलब उनकी तबीयत खराब है या वो अचेत अवस्था में है, लेकिन ये बातें जो है तेजस्वी कहते हैं, बिल्कुल ऐसा तेजस्वी कहते हैं। और जो भी उनकी कंडीशन है, हम तो यही कहेंगे कि उनके स्वास्थ्य की उज्जवल कामना करेंगे। पर क्या उन्हें ये बातें समझ में नहीं आ रही कि उनकी पार्टी कहाँ जा रही है, या फिर क्या होगा उनकी पार्टी का उसके बाद? क्या उन्होंने ये बातें नहीं सोची? अगर मान लीजिए वो सोचने की स्थिति में रहते तो ज़रूर सोचते। मैं नीतीश कुमार को जब से कवर कर रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए कि उनके भाषण के लिए लोग बाग इंतज़ार किया करते थे। वो जिस तरह से अपने स्पीचेस पार्लियामेंट में डिलीवर करते थे, बड़े ही दमदार तरीके से, और कभी भी बहुत अग्रेसिव नहीं होते थे, लेकिन फैक्ट्स उसमें इतना महत्वपूर्ण और स्ट्रांग होता था कि उनकी स्पीच बहुत लोग सुनते थे। और जब अटल जी ने, आप समझ लीजिए 2003 में पार्टी ये बनी थी, 2005 में अटल जी ने उनको भेजा और उनके चेहरे पर चुनाव कराया और नाम दिया नया बिहार नीतीश कुमार। तो जाहिर है कि उनके अंदर एक मादा रहा होगा जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पुराने नेता ने देखा होगा और उस वक्त उनको भेजा। वो जाहिर है कि 20 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, उस वक्त अपेक्षाकृत जो है वो कम उम्र के थे और उनके अंदर वो क्षमता थी। उन्होंने मात्र 2-2.5% उनके जाति की आबादी है और जातीय गुणागणित में इतना विश्वास करने वाला बिहार, और फिर उन्होंने एक ऐसी अपनी वो मंडली बनाई और एक ऐसा अपना वोट बैंक तैयार किया। आज तक वो सत्ता में है। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया ख़ास तौर पर, और आप जानती हैं शराबबंदी उन्होंने की तमाम नुकसान के बावजूद, और इस एक एक्ट के लिए आज भी महिला उनको वोट देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। सड़कों पर गुंडागर्दी को कम करना ये वहाँ के लोग बताते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखता है लोगों को, वो हुआ। और इसके अलावा जैसे वजीफ़ा देना, बच्चियों को बस्ता देना, शिक्षा के लिए साइकिल देना, और इस तरह से उन्होंने एक मजबूत वोट बैंक भी तैयार किया और काम भी किया। आरक्षण सबसे बड़ी बात, 35% महिलाओं को आरक्षण, और इस तरह से ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा के लिए उन्होंने जिस तरह से रिजर्वेशंस किया। लोग बाग ये समझते नहीं थे कि ईबीसी जो है, जिनकी आवाज़ नहीं है, वो भी कितने ज़्यादा लीडरशिप के लिए व्यग्र रहते हैं। और आज छोटे छोटे समाज, चाहे वो धोबी समाज हो, नाई समाज हो, इन सबों को ऊपर लेकर के आना, लालू जी भी लेकर के आए, लेकिन उनको ला करके उन्होंने आवाज़ भले दे दी, पद नहीं दिया। नीतीश कुमार ने उसको बदला। तो ऐसे थे नीतीश कुमार। और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने उदाहरण इसीलिए दिया कि ये वो है नहीं जिनकी हम बात कर रहे हैं। और ये जो अंतर है ये कन्विंस करता है कि वो पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है। अब देखिए, आप पूछ सकती हैं कि भाई तो फिर चुनाव में क्या होगा? सामने चुनाव है तो इसमें क्या होने जा रहा है? मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार के बारे में आप गांव और कस्बों में जाएं तो उनका अपना वोट बैंक जो है वो अभी भी उनमें विश्वास करने वाला है। इस चुनाव भर तो दिख रहा है उसे इस बात से बहुत ज़्यादा न जानकारी है, न मतलब है कि नीतीश जी क्या अक्षम होते जा रहे हैं। उसे ये पता है नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमें उनको वोट देना है, दोबारा जिताना है। और इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती है कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा।
लेकिन चिंता इस बात की है कि चुनाव जब नतीजे आ जाएंगे और वो कितने आते हैं सीटें, क्योंकि पिछली दफ़ा उनकी सीटें घट गई और बहुत बुरी तरह से घट गई, कितनी सीटें आती हैं, और उसके बाद जो विधायक है वो अपना भविष्य किधर देखता है। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोचने लग जाता है कि मैं किसके साथ जाऊं, मैं कहाँ सुरक्षित रहूंगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा, इस बार टिकट कौन बांटेगा। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं वो दस्तक सी दे रही हैं। और उसमें सबसे करारा दस्तक जो था वो ये गिरधारी और डॉक्टर संजीव। हालांकि ये दोनों लोग जो हैं, डॉक्टर संजीव तो ख़ास तौर पर पहले जब कुछ ऐसे मौके आए थे वो अलग होना चाहते थे और उनको पकड़ करके रखा गया था, लेकिन गिरधारी यादव तो सीधे सीधे नीतीश के आदमी हैं, और अपने नेता को कमज़ोर होते देख वो नए आका कौन हमारा होगा वो ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही संक्रमण का काल है जो जेडीयू फेस कर रहा है। तेजस्वी ने जिस तरह से पटना में एसआईआर को लेकर, इस मुद्दे को लेकर लीड किया, इस मुद्दे को प्रॉपर लीड किया, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, तेजस्वी यादव को जाहिर है इसका फ़ायदा होगा, कंसोलिडेशन उनके नेतृत्व में होगा। बड़ी तीखी झड़पें भी हुई जिसमें आपने एक दूसरे को अपशब्द कहते हुए लोगों को सुना, और ये चरित्र अमूमन किसी भी विधानसभा का हो तो बड़ा बुरा लगता है। लेकिन सम्राट चौधरी ने तो पर्सनल तक कुछ कमेंट कर दिया था उन पर, उसके बाद भी तेजस्वी यादव इस पर डटे रहे और लगातार इस पर खड़े और उन्होंने भी प्रत्युत्तर दिया। और स्वाभाविक है कि जब इस तरह का होता है हीटेड आर्ग्यूमेंट तो एक दूसरे को लोग कहते हैं, पर तेजस्वी यादव ने कम से कम इस बात के लिए आप उनको क्रेडिट दे सकते हैं कि उन्होंने सिचुएशन को अपने तरीके से होल्ड कर लिया है, और अपने आसपास विपक्ष की जो पूरी जो एक कह सकते हैं कि जो विपक्ष का ताना बाना है वो उन्होंने समेट लिया है, और उसके वो मुख्य पात्र के तौर पर अब नज़र आते हैं। तो एसआईआर का आंदोलन जो है, इसका नतीजा कुछ भी निकले, ये शायद लागू ही हो जाए, शायद कोर्ट ना रोक पाए इसको, लेकिन अगर ये लागू हो जाता है तो भी इतना लाभ जरूर तेजस्वी को दे गया कि अनडिक्लेयर्ड तौर पर ही सही, लेकिन सीएम मुख्यमंत्री पद का वही चेहरा है विपक्ष का, एक तो ये स्थापित कर गया है। दूसरा ये है कि उनकी अपनी जो नेतृत्व क्षमता उनके परिवार के भीतर भी पूरी तरह से स्थापित हो गई। वो सबसे उम्र में सबसे छोटे बच्चों में हैं लालू जी के, उनसे बड़े कई हैं, लेकिन उस परिवार में भी वो निखर कर सामने आ गए। उसके बाद सार्वजनिक स्तर पर भी वो निखर कर सामने आ गए, तो उनका अपना तो बड़ा फ़ायदा हुआ। और मैं इस बात में बड़ी अच्छी संभावना देखता हूं, बिहार में लीडरशिप बदल रही है। मैं पाता हूं कि तेजस्वी नेतृत्व कर रहे हैं, अच्छी बात है कि वो नेतृत्व कर रहे हैं। मैं पाता हूं कि चिराग पासवान नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो नेतृत्व कर रहे हैं। ये जो है अपने आप में एक चेंज का काल है। और उसमें सम्राट चौधरी को भी ले लीजिए, वो भी अगर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो सब लोग एक नए जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। बस ये है कि पुराने जनरेशन वाली वो कटुता लेकर के ना आए, वो ज़रूरी है। और तेजस्वी की एक्सेप्टेबिलिटी की जो फैक्टर है वो अभी टेस्ट होनी बाकी है, क्योंकि अभी भी उनके पास वही तमाम वोट है जो लालू जी का वोट था। अपने नए वोटर्स शायद अभी तेजस्वी यादव, और अगर वो नहीं जोड़ते हैं तो उन्हें जीत मुश्किल मिलेगी, क्योंकि उनका जो है एक बड़ा चंक तो आ जाता है, लेकिन जैसे होता है ना कि पास करने के लिए अगर 70 चाहिए तो मैं 60 तो ले आता हूं हर बार, लेकिन वो 10 का क्रूशियल मार्जिन रह जाता है, तो वो हर बार होता है ऐसा। और यही सेम सिनेरियो चिराग पासवान के साथ भी है, उनके साथ भी है। मैं देखता हूं कि वो एक बड़े नेता हैं, पार्टी छोटी है, उनकी चेहरा बड़ा है लेकिन पार्टी छोटी। एक्सेप्टेबिलिटी उनकी मैं देखता हूँ हर राज्य में, हर नेता, हर व्यक्ति उनके साथ अपना जुड़ाव महसूस करता है। जिस तरह से फोटोग्राफ वगैरह उनके साथ लेता है, या कहीं भी वो भाषण देने जाते हैं तो मैं देखता हूँ बहुत भीड़ लगती है। पर उनकी अपनी पार्टी उनकी जाति से बाहर जा रही है क्या? जैसे तेजस्वी की MY से बाहर जा रही है क्या पासवानों से बाहर जा रही है इनकी पार्टी? और अगर ये हो पाता है तभी ये नेता कहलाएंगे अपने दम पर, वरना तो इस बाकी चीजें तो इनके आगे बढ़ा रहे हैं बस। पिता की हुई हैं। तो यहाँ पर ये जो है एक फैक्टर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन पार्टियों को हर वर्ग का
लाभ होता है, उनके समर्थक होते हैं उनके पास, थोड़ा ज़्यादा किसी वर्ग का, थोड़ा कम, लेकिन अमूमन होते हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इन पार्टियों में नेतृत्व जो होता है वो, अब देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड में तो कोयरी कुर्मी का ही लीडरशिप रहेगा ना, क्योंकि इसेंशियली वो उन्हीं की पार्टी है, और फिर बाद में उसमें तमाम ईबीसीज जुड़ जाते हैं, लेकिन नेतृत्व तो वहीं से आएगा। उसमें निशांत संभाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नेतृत्व क्षमता उनमें अगर होती है तो शायद कम समय में भी कर लें। पर धीरे धीरे इस बात की आशंका सबों को सताने लगी है कि शायद एक ऐसी पार्टी जो 20 साल तक सत्ता में रही है, अगर उसे प्रॉपर नेतृत्व नहीं मिलता है तो शायद वो अपने एग्जिस्टेंस पे ही, उसका अस्तित्व पे ही खतरा हो जाएगा। क्योंकि ये जो वोट बैंक है जो उन्होंने बनाया है, ये वोट बैंक उनके सहयोगी जो हैं उनके साथ भी बट जा सकता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, और उनके विरोधी जो हैं जहां से वो लेकर के आए थे आरजेडी से और बाकी दलों से, कांग्रेस से, वो उस तरफ भी जा सकता है। तो अपने वोट को थाम करके रखने के लिए ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि नीतीश कुमार के बाद है, वो पार्टी में जो नहीं दिख रहा है, और असली चिंता की वजह ये है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ जैसा कि तेजस्वी यादव हर बार ये कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार असहज हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, उसी को देखते हुए उन्हीं की पार्टी से, जेडीयू से ही कुछ नेताओं ने विरोध किया एसआईआर को लेकर। लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि एक बड़े फिगर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है कि आखिर जेडीयू का वो चेहरा कौन होगा, जेडीयू पे आगे की कमांड कौन संभालने वाला, ये एक अभी भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और वो आने वाले समय में ही पता लगेगा। फिलहाल आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।